में बिलासपुर के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डच सेटलमेंट इन इंडिया। हम क्या कर रहे हैं, हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स को पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियन पावर्स आई और इंडिया में स्टैब्लिश हुई। हमने पहले पोर्चुगीज सेटलमेंट को देख लिया है, इसके बाद अब हम देखेंगे डच सेटलमेंट इन इंडिया कि किस तरीके से डच पावर आई और यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड है ना। तो बैकग्राउंड के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सबसे पहले 1596 में एक पर्सन थे, कौन, उनका नाम क्या था, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। ठीक है, ये पहले ऐसे डच व्यक्ति थे जो ईस्ट में जिन्होंने ट्रैवल किया। डच वो होते हैं जो नीदरलैंड्स के निवासी होते हैं, उन्हें हम डच कहते हैं, है ना। तो ये कॉर्नेलिस डी हॉटमैन एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1596 में कहाँ पर ट्रैवल किया, ईस्ट में ट्रैवल किया। ठीक है, स्पेसिफिकली इन सुमत्रा एरिया, सुमत्रा एरियाज। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 1602 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ डच बनी थी या नीदरलैंड्स बनी थी। लिख लेते हैं इसको हम, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ऑफ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स। ठीक, ये हो गया। तो ये कब बनी थी, 1602 में बनी थी। इसके बाद कुछ फैक्ट्स और देखेंगे तो 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई थी। क्या करी गई थी, फर्स्ट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड कहाँ पर, स्टैब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम, है ना। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच वाज एस्टैब्लिश्ड वेयर, तो मसूलीपट्टनम। इसके अलावा भी कुछ कुछ फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी गई थी। ठीक है, 1605। इसके बाद में 1609 में बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई थी। सबसे पहली फैक्ट्री अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पुलिकट में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, पुलिकट में एस्टैब्लिश हुई थी 1609 में। इसके बाद देखेंगे 1616 में कहाँ पर हुई थी, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। 1609 में कहाँ पर हुई थी, पुलिकट में, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 1616 में सूरत में हुई थी, जो कहाँ पर है, गुजरात में है। आपको ये याद रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं 1643 है ना, 1643 में ये बेसिकली स्टैब्लिश हुई थी, चिंसोरा करके एक जगह होती है, चिंसोरा, वहां पर ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, ये 1645 है ना, एक सेकेंड, ये होगा 1645, करेक्ट। अब देखिए इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये ओवरऑल था कि हम ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये फैक्ट्रीज जो हैं वो स्टैब्लिश हुई थी। इसके साथ ये तो आपका फैक्चुअल चीज़ हो गई। इसके अलावा अब हम देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या हुआ था डच सेटलमेंट के अंतर्गत। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें होंगी यहाँ से हम डिटेल में देखेंगे, है ना। अराइवल, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले अराइवल ऑफ डच इन इंडिया, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1602। ये मैंने बताया है आपको कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनी थी टू कंडक्ट द ट्रेड इन एशिया, एशिया में बेसिकली ट्रेड कंडक्ट करने के लिए। देन सेकेंड थिंग इज डच अराइव्ड इन द इंडिया इन 1605, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इनिशियली एमिंग टू ब्रेक द पोर्चुगीज मोनोपोली ओवर स्पाइस ट्रेड इन एशिया। तो हम जानते हैं कि जो पोर्चुगीज थे, ठीक है, कौन थे, पोर्चुगीज थे, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था स्पाइस ट्रेड में। एशिया की बात करें तो एशिया के स्पाइस ट्रेड में उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। उसके बाद देयर फर्स्ट
देयर फर्स्ट फुट होल्ड इन इंडिया वॉज एट पुलिकट। पुलिकट जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ कब हुआ था ये, 1609। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई थी पुलिकट में वो कब करी गई थी, 1609 में, विच बिकम देयर इनिशियल बेस ऑफ ऑपरेशन। तो जो भी उनके ऑपरेशंस हो रहे थे वो कहाँ पर हो रहे थे, पुलिकट में हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेजर डच सेटलमेंट, है ना, ये भी हमने ऊपर ऊपर से देखा हुआ है, पुलिकट में हुआ था, तमिलनाडु, फर्स्ट डच फोर्ट एंड फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड हियर। इसके बाद बिकेम देयर मेन बेस। तो जो डच का जो मेन बेस था वो हम क्या मान सकते हैं, पुलिकट मान सकते हैं। बिफोर बीइंग शिफ्टेड लेटर टू नागापट्टिनम। तो पहले पुलिकट थी, फर्स्ट वॉज पुलिकट, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई, कहाँ चले गई, वो नागापट्टिनम में चले गई वो बेस। ठीक है, डच बिल्ड फोर्ट गैलरिया हियर, ये एक फोर्ट का नाम है, ये आपको याद रखना है, मैं शायद इसको करेक्टली प्रोनाउंस कर रही हूँ, गैलरिया हियर। ठीक है, तो डच ने यहाँ पर ये फोर्ट बनाया था। सेकंड क्या है, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल एंड स्पाइस ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो मसूलीपट्टनम था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल और स्पाइस ट्रेडिंग पोर्ट था। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम कौन सा था, टेक्सटाइल या स्पाइस ट्रेडिंग पोर्ट। इसके बाद हम देखेंगे नागापट्टिनम। अब नागापट्टिनम की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है, तमिलनाडु, बिकेम द डच हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो ये जो नागापट्टिनम था वो क्या बन गया था, हेडक्वार्टर्स, डच हेडक्वार्टर इन इंडिया। कब बना था, 1690 में बना था। रिप्लेसिंग द पुलिकट, पुलिकट को इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। आफ्टर दैट स्ट्रैटेजिक फोर्ट फॉर स्पाइस ट्रेड एंड मैरिटाइम कंट्रोल। तो ये कहीं ना कहीं नागापट्टिनम मैरिटाइम कंट्रोल के लिए और स्पाइस स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। तो ये ओवरऑल डच सेटलमेंट में हमने देखा कि पुलिकट, मसूलीपट्टनम एंड नागापट्टिनम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और थे, है ना, जैसे कि देखेंगे चिंसूरा, ये एक जगह थी, कहाँ पर थी, वेस्ट बंगाल में थी। ये एक इम्पॉर्टेंट डच ट्रेडिंग पोस्ट था ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। कहाँ पर था ये, हुगली रिवर के बैंक में था। इसके बाद में क्या बोलते हैं, नोन फॉर द ट्रेड इन टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पेपर, ओपियम। ठीक है, तो जो चिंसोरा था वो कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, वेस्ट बंगाल में। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट था, ये कहाँ पर था, बेसिकली हुगली रिवर में आपको एस्टैब्लिश था ये। और ये टेक्सटाइल के लिए, इंडिगो के लिए, ओपियम के लिए, सॉल्ट पेपर के लिए जाना जाता था। ठीक है, साइट ऑफ प्रॉस्पेरस डच सेटलमेंट एंड फोर्ट। तो ये एक प्रॉस्पेरस डच सेटलमेंट का साइट था। ठीक, सूरत कहाँ पर है, ये गुजरात में है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न पोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे डच सेट अप अ फैक्ट्री हियर टू ट्रेड इन कॉटन, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। तो ये जो सूरत में जो फैक्ट्री बनाई गई थी ना, वो किसके लिए बनाई गई थी, कॉटन टेक्सटाइल के लिए और कंटिन्यूसली स्पाइसेस के लिए बनाई गई थी। फिर 6 देखेंगे कोचीन, जिसे हम कोची भी कहते हैं, है ना। तो ये जो कोचीन था वो कहाँ पर था, केरला, कैप्चर्ड फ्रॉम द पोर्चुगीज इन 1663। तो ये पोर्चुगीज से इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था, कैप्चर किया था। कब किया था, 1663 में किया था। देन आफ्टर डच इन्फ्लुएंस सीन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स लाइक डच पैलेसेस। डच पैलेसेस में दिखाई देता है कि उनका आर्किटेक्चर क्या था, उनका झलक दिखाई देता है बेसिकली। इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द पेपर एंड सिनेमम ट्रेड। ठीक है, तो ये था कि पेपर और सिनेमम ट्रेड के लिए ये एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सेंटर था, क्या, कोचिन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कोल्लम। कोल्लम भी एक काइंड ऑफ अ सेटलमेंट था, केरला का है ये। अनदर स्ट्रैटेजिक स्पाइस ट्रेडिंग पोस्ट था ये। तो हम ओवरऑल जहाँ तक समझ पा रहे हैं तो ज़्यादा इसमें प्राथमिकता किसकी है, स्पाइस की है। ठीक है, स्पाइस ट्रेड की प्राथमिकता है कि ज़्यादातर जो फोकस हो रहा था हमारा वो स्पाइस ट्रेड में हो रहा था। ठीक है, तो इनका जो ज़्यादा फोकस था वो किस में था, स्पाइस ट्रेड में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ डच ट्रेड। द डच वेयर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन, यही हमने अभी बात करी, किसमें इंटरेस्टेड थे, ये स्पाइस में इंटरेस्टेड थे। कौन कौन से स्पाइस में, ब्लैक पेपर में, कार्डमम में एंड सिनेमम में। इसके बाद टेक्सटाइल में भी वो इंटरेस्टेड थे। सूरत में इनका जो सेटलमेंट था ना वो टेक्सटाइल से रिलेटेड था। ठीक है,
कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक फ्रॉम बंगाल एंड कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट से और बंगाल से वो क्या लाते थे, सिल्क फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक लेकर के आते थे, ठीक है। सॉल्ट पेपर यूज्ड फॉर गन पाउडर एक्सपोर्टेड फ्रॉम बिहार, तो कहाँ से आता था उनका ये सॉल्ट पेपर, बिहार से आता था। इसके बाद इंडिगो, इंडिगो जो होता है इट इज़ यूज फॉर डाइंग टेक्सटाइल ना, इनको बेसिकली कलर करने के लिए यूज़ किया जाता था। हम आगे आने वाले वीडियोस में ना इंडिगो रिवॉल्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो वही इंडिगो है, ये इंडिगो को डाइंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कलर करने के लिए। इसके बाद में दे एस्टैब्लिश द फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग पोस्ट टू फैसिलिटेट द कॉमर्स विद द लोकल इंडियन मर्चेंट। तो लोकल इंडियन मर्चेंट के साथ में काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी। तो दिस वाज ओवरऑल द नेचर ऑफ डच सेटलमेंट इन इंडिया, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कैसा था। डच मोस्टली अवॉइडेड द डीप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, तो ज़्यादा वो डीप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में ना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं उनको बाहर ना कर दिया जाए। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन डच जो है वो एक डिस्टेंस बना करके उन्होंने रखा हुआ था। दे फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग द कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग पोस्ट एंड सी रूट्स, तो वो कहाँ पर कंट्रोल करना चाहते थे, ट्रेडिंग पोस्ट और सी रूट्स में वो कंट्रोल करना चाहते थे। फॉट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, पोर्चुगीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंड लोकल रूलर के अगेंस्ट। तो पोर्चुगीज के अगेंस्ट कैसे लड़ाई लड़ी थी, फॉर द डोमिनेंस इन द स्पाइस ट्रेड, मैरिटाइम सुप्रीमेसी स्पेशली इन केरला एंड तमिलनाडु। तो पोर्चुगीज के अगेंस्ट बेसिकली स्पाइस ट्रेड के रिस्पेक्ट में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ब्रिटिश इन बंगाल एंड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, तो कोरोमंडल कोस्ट में भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद हम देखेंगे लोकल लीडर्स, नोटेबली द बैटल ऑफ कोलाचल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा बिल्कुल से कि बैटल ऑफ कोलाचल कब हुआ था, कब हुआ था, 1741 में हुआ था, लोकल लीडर्स के अगेंस्ट, ठीक है। वेयर द डच वेयर डिसाइसिवली डिफीटेड बाय मराठा रूलर्स ऑफ त्रवणकोर, ठीक है, बाय रूलर्स ऑफ त्रवणकोर, वन ऑफ द अर्लीस्ट एशियन विक्ट्रीज ओवर द यूरोपियन पावर। तो आपको ये याद रखना है दैट बैटल ऑफ कोलाचल जब हुआ था वो कब हुआ था, 1741 में हुआ था, और ये त्रवणकोर के राजा वर्सेस डच जो थे उनके बीच में हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था, त्रवणकोर, ठीक है, वर्सेस डच, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1741 में हुआ था ये बैटल ऑफ कोलाचल, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ डच पावर। देखिए बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी डच पावर इन इंडिया बिगेन टू डिक्लाइन। अब उसके कारण क्या क्या थे, राइजिंग डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उनका जो डोमिनेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंटरनल डिक्लाइन ऑफ वॉइसरॉय ड्यू टू द करप्शन एंड देन फाइनेंशियल ट्रबल, तो इंटरनली भी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहे थे। लॉसेज इन बैटल्स एंड इनेबिलिटी टू एक्सपैंड टेरिटरीज लाइक द ब्रिटिश और फ्रांस, ठीक है। इसके साथ ही साथ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हुआ क्या था कि जब इंडोनेशिया की डिस्कवरी हुई है ना, इंडोनेशिया, तो बेसिकली यहाँ पर एक काइंड ऑफ ट्रीटी जैसा आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम क्या करते हैं, इंडोनेशिया से बाहर चले जाते हैं, हम इंडोनेशिया में अपना जो दावेदारी है वो नहीं दिखाते और आप इंडिया से बाहर चले जाइए। तो ये एक काइंड ऑफ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी डच और ब्रिटिशर्स में, कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम इंडोनेशिया को छोड़ देते हैं और डच ने बोला कि हम क्या करते हैं, इंडिया को छोड़ देते हैं। तो जो डच का जो मेन फोकस था वो अब इंडिया से कहाँ चला गया था, इंडोनेशिया में चला गया था, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं एंड ऑफ डच प्रेजेंस, द एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1824, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो एंग्लो डच ट्रीटी हुई थी 1824 की वॉज डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटेन एंड द नीदरलैंड्स। ये ईयर आपको याद रखना है, जो भी ईयर्स याद रखने हैं उसमें मैं 2 से 3 बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आपको ये ईयर याद रखना है। 1824 की जो ट्रीटी हुई थी एंग्लो डच ट्रीटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डच सीडेड देयर टेरिटरीज इन इंडिया, जैसे कि चिंसूरा, नागापट्टिनम, तो उन्होंने सीड कर दिया था, अपनी टेरिटरी दे दिया था टू ब्रिटिश। किसको दिया था, ब्रिटिश को दिया था। इन
return, the British recognized the Dutch control over East Indies, that is Indonesia. देखो मैंने आपको बताया ना यही चीज कि उन्होंने अपनी इंडिया की जितनी भी टेरिटरी थी डच ने उन्होंने किसको दे दी थी, ब्रिटिश को दे दी थी, और ब्रिटिश ने अपना जो इंडोनेशिया में जो कंट्रोल था वो किसको दे दिया था, डच को दे दिया था, ठीक है। दिस ट्रीटी मार्क्ड द ऑफिशियल एंड ऑफ द डच कॉलोनियल एम्बिशन इन इंडिया। समझ में आया? तो ये एक ऑफिशियल एंड माना जाता है डच कॉलोनियल एम्बिशन का इंडिया में। इसके साथ साथ में जो डच का जो एम्बिशन था कि वो इंडिया में स्टैब्लिश हो, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ तक आया आपको समझ? इसके बाद देखते हैं लेगेसी, ये शायद लास्ट स्लाइड है। डच इन्फ्लुएंस इन स्टिल विजिबल इन आर्किटेक्चर, आपको आर्किटेक्चर में उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, डच चर्चेज में दिखाई देता है, फोर्ट्स में एंड सिमेंट्रीज में, ठीक है। एग्जाम्पल डच चर्चेज इन चिंसूरा, तो चिंसूरा में जो डच के चर्चेज हैं उनमें आपको आर्किटेक्चर दिखाई देता है। क्या देता है? आर्किटेक्चर दिखाई देता है। डच पैलेस इन कोची, कोची में भी जो डच पैलेस है उसमें भी आपको इनका आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। Place names and records, several places still bear evidence of Dutch presence in archives and building. तो बहुत सारे ना ऐसे नेम्स हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं डच से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमारे जो हिस्टोरिकल नेम्स हैं। डिस्पाइट द लिमिटेड टेरिटोरियल एम्बिशन, डच प्लेड द सिग्निफिकेंस रोल इन द मैरीटाइम ट्रेड एंड अर्ली यूरोपियन कंपटीशन इन इंडिया। तो बहुत ही ज़्यादा इनका लिमिटेड भले से टाइम पीरियड था, बट इन्होंने बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया मैरीटाइम और अर्ली यूरोपियन जो कॉम्पिटिशन हो रहा था, पावर ऑफ कॉम्पिटिशन था, क्या हो रहा था, पावर ऑफ बेसिकली कंपटीशन हो रहा था, इस चीज़ में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने आपका रोल प्ले किया, ठीक है। तो देखिए ये लेगेसी हो गई। तो हमने इस सेशन के अंतर्गत देखा कि व्हाट वॉज द डच सेटलमेंट, डच सेटलमेंट कैसे रहा इंडिया में, क्या क्या उन्होंने एक्सपेंशन किए, कौन कौन सी फैक्ट्रीज बनाई और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से बैटल्स व ट्रीटी हुए। तो जो जो ईयर्स इम्पॉर्टेंट है वो मैंने एम्फेसाइज किए हैं, आप उसको ज़रूर से याद करिएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द डच सेटलमेंट इन इंडिया। इन अपकमिंग वीडियोज़ हम यूरोपियन पावर्स को और समझेंगे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से आए या फ्रेंच लोग जो हैं वो किस तरीके से आए। सो इफ़ यू लाइक आवर सेशन देन प्लीज़ लाइक, share and subscribe to our channel, and whatever feedbacks you have please write down in comment section. Thank you so much.